My dear students, have a very wonderful day to all of you. Today I am in front of you with a new topic of 11th accountancy. This is revision of chapter second accounting terms. जी हाँ, जितने accounting terms हमने अब तक की हैं उन्हीं accounting terms को हम रिवाइज करने वाले हैं और इन accounting terms के अंदर सारी टर्म्स आपके टेस्ट में नहीं आने वाली हैं। जितनी अब तक स्टडी कर चुके हो उन्हीं की रिवीजन करा रहा हूँ, वही टर्म्स आपके सिलेबस में आने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द बिजनेस एंटिटी। इससे पहले हमें जानना होगा बिजनेस एंटिटी से पहले कि एंटिटी क्या है। एंटिटी इज अ थिंग विच हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जी हाँ, जिसका अलग कानूनी अस्तित्व हो वो चीज़ एक एंटिटी कहलाती है। यहाँ बिजनेस एंटिटी से मतलब है बिजनेस के एंटरप्राइजेस से, अर्थात बिजनेस के किसी उपक्रम से। जैसे कंपनी है, अब कंपनी का जो ऑनर है और कंपनी जो खुद है उसका अस्तित्व उसके ऑनर से बिल्कुल अलग है। उसको चलाती है मैनेजमेंट और शेयर होल्डर रहते हैं अपने घरों में। इस तरह से जिस बिजनेस का उसके मालिकों से अलग अस्तित्व हो उसे कहते हैं बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में। बिजनेस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जिन इवेंट्स को, जिन ट्रांजैक्शंस को, जिन लेन देनों को हम लोग फाइनेंशियल करेक्टर का होने पर, मॉनेटरी टर्म्स में जिन्हें एक्सप्रेस होने पर नोट कर सकते हैं और जिनको आगे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड बनने के बाद, जिनके आगे हम उनके समरी के रूप में तैयार कर सकते हैं, जिनसे कुछ रिजल्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस में ट्रांजेक्शंस केवल वही रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हों, बाकी को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चों, अगली तीसरी टर्म है हमारे पास ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब है कि हाँ, कुछ बिजनेस से कुछ रकम निकाल लेना, कुछ कैश विड्रॉ कर लेना, कुछ वस्तुएं निकाल लेना, कुछ गुड्स को विड्रॉ कर लेना फॉर द पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। जब हम बिजनेस से कुछ कैश विड्रॉ करते हैं या प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज के लिए कुछ को निकाल लेते हैं तो उसे हम ड्राइंग कह देते हैं बच्चों। और नंबर 4 है कैपिटल। जी हाँ, कैपिटल का मतलब है एक ऐसी अमाउंट जो कि किसी बिजनेस का ऑनर या प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है ताकि फ्यूचर में वो उससे इनकम कमा सके। जी हाँ, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कैपिटल। जी हाँ बेटा, इन सभी टॉपिक्स पे मैं टाइम टू टाइम वीडियो बना चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन या एक शॉर्ट रिवीजन क्लास दे रहा हूँ। आप चाहे तो लिंक पे जाकर वीडियो के इन सब की डिटेल अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आइटम हमारे पास है परचेज। परचेज का मतलब है टू बाय सम गुड्स विच वी कैन परचेज फॉर रीसेल इन द बिजनेस। जी हाँ, जब हम कुछ वस्तुओं को खरीदते हैं जो कि उन्हें हमें आगे से प्रोसेसिंग करके उसे फिर दोबारा रीसेल कर देना है, तो ऐसी खरीदी गई वस्तुओं को हम लोग परचेज कहते हैं। जी हाँ, जिन्हें हम आगे रीसेल करने के लिए नहीं खरीदते वो हमारी परचेज नहीं हो सकती है। परचेज दो तरह से हो सकती है बेटा। परचेज जो हम पैसे नकद दे के करते हैं उसे हम कैश परचेज कह देते हैं। जी हाँ, जो हम माल उधार परचेज करते हैं उसे हम क्रेडिट परचेज कह देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं परचेज रिटर्न पे। बेटा, जब हमारा परचेज हमने खरीदा तो परचेज, जब हमारा खरीदा हुआ माल किन्हीं कारणों से हम वापस कर देते हैं तो उस वापस की गई परचेज में से कुछ गुड्स जो वापस की गई हैं उन्हें हम परचेज रिटर्न कहते हैं। जी हाँ, सपोज कीजिए 10,000 रुपये का माल हमने परचेज किया था, लेकिन 10% गुड्स उसकी खराब थी, 10% गुड्स डिफेक्टिव थी या हमारी परचेज की टर्म्स के अनुसार नहीं थी। हमने 10% गुड्स यानी कि 1,000 रुपये की गुड्स वापस कर दी। 10,000 में 1,000 की गुड्स वापस की हैं तो ये 1,000 की जो है वो हमारी परचेज रिटर्न है। इसके बाद 10,000 में से 1,000 की जाने के बाद बच जाते हैं 9,000 की गुड्स, वो हमारी नेट परचेज रहेगी। क्या रहेगी बेटा? एक नई टर्म नेट परचेज रहेगी। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा इसके बाद सेल के बारे में। जी हाँ, जब हम कुछ गुड्स को सेल करते हैं, जी हाँ, जब हम कुछ गुड्स को सेल करते हैं, फिनिश गुड्स को हम लोग सेल करते हैं और सेल करने के बाद हाँ हमें कुछ मनी वर्थ प्राप्त होता है, ठीक है। जो मनी वर्थ प्राप्त होता है उसे हम रिवेन्यू कहते हैं, लेकिन जब गुड्स को बेचते हैं तो वो हमारी सेल कहलाती है। सेल से ही एक बिजनेस को इनकम होती है बेटा। सेल भी दो तरह की हो सकती है बेटा। जब हम नकद कोई चीज़ बेच देते हैं तो उसे कैश सेल कहते हैं, ठीक है। और अगर हम कोई चीज़ उधार बेच देते हैं, कुछ गुड्स को उधार बेचते हैं तो उसे क्रेडिट सेल कहते हैं बेटा। क्रेडिट सेल का एक और बात है, क्रेडिट सेल जाके आगे डेटर्स को जनरेट करती है बेटा। जो इनको उधार माल देते हैं वो हमारी डेटर्स हो जाती है, हमारी एसेट हो जाती है, उन्हें हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं सेल रिटर्न। जी, सेल रिटर्न क्या है बच्चों? जब हमारा बेचा हुआ माल किसी दूसरे को
लगता है कि ठीक नहीं है, तो उस बेचे हुए माल में से वो कुछ गुड्स हमें वापस कर देता है। जी हाँ, जब हमारा बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ जाता है तो उसे कहते हैं सेल रिटर्न। जी हाँ, सेम एग्जांपल उठाते हैं हम समझने के लिए। हमने 20,000 की गुड्स मिस्टर मोहन को बेची और मोहन ने 2,000 की गुड्स हमें वापस कर दी। तो जो गुड्स उसने सेल की, हमारी सेल की गुड्स में से वापस करी हैं, वो सेल रिटर्न है। इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है गुड्स डिफेक्टिव हो, या हो सकता है गुड्स सेल की टर्म्स के अनुसार ना गई हो, तो वो जो वापस करेगा तो वो सेल रिटर्न है। और जो बाकी 18,000 की गुड्स बचेंगी, 20,000 में से 2,000 की सेल रिटर्न आई, 18,000 की गुड्स बचेंगी, उसे हम नेट सेल कह देंगे बच्चों। आगे हम करने वाले हैं इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। मैं मानता हूं बेटा ये दोनों टर्म्स इस लेसन की नहीं है, परंतु ये इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। इंटरनल यूजर्स कौन से हैं? जो बिजनेस के आंतरिक मामलों को अच्छी तरह समझते हैं, जो आंतरिक बिजनेस के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, बिजनेस को इंटरनली जोड़ सकते हैं, ऐसे लोग इंटरनल यूजर कहलाते हैं बिजनेस के। जी हाँ, जैसे कि ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, ये बिजनेस के इंटरनल यूजर हैं। ये याद भी रखनी चाहिए आइटम, क्योंकि एग्जांपल देखे तो वो पूछेगा एमसीक्यू में कि कौन कौन सी चीजें इंटरनल यूजर कौन कौन से हैं। तो मैनेजमेंट, ऑनर एंड एम्प्लॉय आप याद रखिएगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बेटा एक्सटर्नल यूजर के बारे में। एक्सटर्नल यूजर इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप तो रखते हैं, परंतु वो बिजनेस की संस्था के अंदर नहीं होते, वो बिजनेस के हर चीज से रूबरू होते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल पार्टीज होते हैं। जी हाँ, एक्सटर्नल यूजर जो है एक्सटर्नल पार्टी हैं, परंतु अपने अपने इंटरेस्ट के कारण बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के अंदर या बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो है इनका इंटरेस्ट होता है। ये कौन कौन से एक्सटर्नल यूजर हो सकते हैं? जी, गवर्नमेंट हो सकती है एक्सटर्नल यूजर, बाहर से इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर हो सकती है एक्सटर्नल यूजर। जी हाँ, जो और भी एक्सटर्नल यूजर हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेड एसोसिएशन हो सकती है एक्सटर्नल यूजर, या और भी मैं कह सकता हूँ कि और एक्सटर्नल यूजर हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं एक्सटर्नल यूजर, जो हमें माल की सप्लाई देते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टर्म्स एसेट्स। एसेट तो आप समझते हैं कि एसेट है हमारी प्रॉपर्टी, और इसलिए बैलेंस शीट की एसेट में लिखी जाती है। हम एसेट की क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन करंट एसेट, ऐसी एसेट बेटा जो 1 साल से लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस में ठहरती है, जिसे हम रीसेल नहीं करते। हाँ, स्टॉक को करते हैं रीसेल, वो करंट एसेट्स है, लेकिन ऐसी एसेट जो बिजनेस में लंबे समय के लिए ठहर जाती है उसे हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। हाँ जी, कैसे? इसमें कौन कौन सी आइटम आती है? जैसे कि बिल्डिंग, हाँ जी, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, ये वो सारी आइटम हैं जिन्हें हम बिजनेस में लंबे समय तक यूज़ करते हैं, ताकि इनके ज़रिए हम लोग जो माल बना रहे हैं, जो स्टॉक बना रहे हैं, उसकी डिलीवरी या उन्हें अच्छी तरह से इनको यूज़ करके हम लोग प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। इस तरह कुछ करंट एसेट्स होती हैं। ऐसी एसेट्स जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, वो हमारी कहलाएंगी करंट एसेट्स। कौन कौन सी होती है करंट एसेट्स में? सर, स्टॉक हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, कैश खुद हो सकता है, कैश एट बैंक हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एक्रूड इनकम्स हो सकती हैं। ये सब करंट एसेट्स के एग्जांपल है जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ जी, ये लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम चलने वाले हैं लायबिलिटी पे, और हम एक्सप्लेन करेंगे लायबिलिटी, 3 कैटेगरी ऑफ लायबिलिटी। पहले है करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो हमें 1 साल में दे देनी है। हमने गुड्स उधार परचेज किए और हमने महीने 2 महीने बाद पेमेंट दे दी। ऐसी लायबिलिटी जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी पड़ेगी, वो हमारी कहलाएगी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के एग्जांपल लिख देता हूं बेटा। जैसे हमने उधार गुड्स की दी, तो हमें क्रेडिटर वही क्रेडिटर को देना पड़ेगा, क्रेडिटर हमारे करंट लायबिलिटी, ठीक है। बिल्स पेएबल भी हमारी करंट लायबिलिटी है। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, जी हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव यानी कि कोई ऐसा खर्चा जो हमने अभी बकाया है देना हमारे ऊपर, हम देंगे उसे फ्यूचर में, तो वो चीज़ हमारी करंट लायबिलिटी कहलाती है। जी हाँ, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? ऐसी लायबिलिटी बेटा जो हमें 1 साल में नहीं देनी है, 1 साल से कहीं ज़्यादा, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 10 सालों में देनी है। ऐसी लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी लायबिलिटी को हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। जी हाँ, कैसे? जैसे कि हमने एक बैंक लोन लिया बेटा, बैंक लोन फॉर 5 ईयर। अगर हम 5 साल के लिए बैंक लोन लेते हैं तो 1 साल के बाद देना है ना 5 सालों में, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। करंट में नहीं है, नॉन करंट में है, ठीक है। दूसरा डिवेंचर,
डिवेंचर कंपनियां जब पैसा उधार लेती है जनता से 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो ऐसे में डिवेंचर इशू करके कर्ज लेती हैं, तो वो हमारी एक नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी बेटा वो लायबिलिटी है जो आज हमने नहीं देनी है, अगर इन फ्यूचर कोई सडनली ये लायबिलिटी हो सकता है हम पर ये आ जाए। आज वर्तमान में कोई लायबिलिटी नहीं है कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसलिए बैलेंस शीट में इसका कोई स्थान नहीं है, परंतु फ्यूचर में अचानक ये लायबिलिटी हमारे ऊपर आ सकती है और उस साल के अंदर हमें इसे देना भी पड़ सकता है। ठीक है, इसे बैलेंस शीट में फुट नोट में जरूर करते हैं, क्योंकि जब बिजनेस को बेचेंगे तो सेलर को, वेंडर को पता होना चाहिए, बेचने वाले को पता बता दे वो बायर को कि हाँ जो है वो एसेट जो है वो कल को लायबिलिटी है फर्म की। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, कंटिंजेंट लायबिलिटी को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक हमारे पास हमारे किसी कस्टमर ने हमारे पर केस डाल दिया अदालत के अंदर कि भाई मुझे ये चीज़ जो है इनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी और ये इन्होंने खराब गुड्स हमें दी हैं, तो और हमारे को लगता है कि उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है, और वो क्लेम करता है। अब कोर्ट में केस चलता है, काफ़ी लंबा चल जाता है, लेकिन अगर हम केस हारते हैं तो हमें ये लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी, तो इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं, जो अचानक आ जाती है। और हम केस जीत जाते हैं तो कोई लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है। संभावित लायबिलिटी जो फ्यूचर में अचानक आ जाएगी उसे हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे बैलेंस शीट से बाहर फुट नोट में स्थान दिया जाता है। आगे हम बात करने वाले डेटर्स की। डेटर्स कौन से हैं आप जानते हैं, जिन्हें हम उधार माल बेचेंगे वो कुछ ना कुछ मनी वर्थ महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में देंगे हमें, तो वो व्यक्ति जो है कहलाते हैं, जिनको उधार गुड्स बेची जाती है वो कहलाते हैं डेटर्स। डेटर्स हमारी एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसे हम शो करते हैं। क्रेडिटर्स कौन सा, जब हम उधार माल खरीदते हैं, बेचते हैं तो डेटर क्रिएट होते हैं, जब हम उधार माल खरीदते हैं तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आ जाती है, क्योंकि जिससे हम उधार खरीदते हैं वो हमारे को क्लेम करेगा। 10 दिन में पैसे मांगे हमसे, 15 दिन में मांगे, महीने में मांगे, इस तरह से वो हमारे ऊपर क्लेम करेगा, तो इससे हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है, इसे हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। अब बात है प्रॉफिट और लॉस की। अगर किसी बिजनेस में रिवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो उस बिजनेस में क्या होने वाला है बेटा, प्रॉफिट, उसमें फायदा होने वाला है। और लॉस को कैसे समझेंगे, लॉस को अगर मैं बताऊं, अगर किसी बिजनेस में एक्सपेंसेस ज़्यादा है या कॉस्ट ज़्यादा है और रिवेन्यू कम आता है, तो उसमें लॉस की संभावनाएं होती हैं। ये लॉस हो गया बेटा। एक्सपेंसेस क्या है, किसी भी जगह पर जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कोई सर्विस लेते हैं किसी से, तो उस समय हमारा कुछ खर्चा होता है, कुछ एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं, उसे हम एक्सपेंडिचर के नाम से या एक्सपेंसेस के नाम से कह देते हैं। अगली बात है बैड डेट्स क्या है बेटा, जब हम कुछ लोगों को उधार माल बेचते हैं तो वो डेटर हो जाते हैं। कुछ सारे डेटर अच्छे नहीं होते, सारे जो उधार लेने वाले हैं हमें उधार चुका नहीं देते। ठीक है, मान लो मैंने 20,000 रुपये की गुड्स 3-4 जो है डेटर्स को दे दी, 3-4 व्यक्तियों को दे दी, वो 3-4 मेरे डेटर्स हैं, उसमें से 18,000 की रकम मुझे उन्होंने लौटा दी, लेकिन 2,000 का एक डेटर ऐसा था जिसने मुझे पैसे नहीं लौटाए, और ना ही वो इस कैपेबल में है, इतना कैपेबल है कि वो मुझे रकम लौटा देगा। मैं बहुत बार गया मांगा लेकिन नहीं मिली, तो जो रकम मेरी डूबने वाली है उसे मैं क्या कहूँगा, बैड डेट्स, एक प्रकार का लॉस है। ठीक है, बैड डेट्स कौन सा होता है, द डेटर्स जो रकम ना चुका सके, जो रकम हमें उधार सेल से प्राप्त ना हो सके, जो रकम हमारी डूबने वाली हो, उसे हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स। जी हाँ, डेटर्स इतनी रकम से कम हो जाती है रकम बिजनेस में, सामान्य ऑपरेशन में कई बार ऐसा हर बिजनेस में होता है, और ये जनरल टर्म्स है। स्टॉक की बात करेंगे, जो गुड्स साल के एंड में, जी हाँ, जो गुड्स साल के एंड में बिकने से रह जाती है उसे हम स्टॉक कहते हैं। इस तरह से जो साल के एंड में रहेगी उन्हें क्लोजिंग स्टॉक का नाम देते हैं। यही क्लोजिंग स्टॉक आगे चल के क्या बन जाता है, ये जाके ओपनिंग स्टॉक हो जाता है अगले साल के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ टर्म्स थी जिन्हें मैंने समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। तुमने इन टर्म्स को डिटेल में स्टडी करना है और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं, और आई होप सो यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम और क्लास टेस्ट। एंड बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया फ़ोन ऑन द स्पॉट।